हेलो एवरीवन, वेलकम टू ARB सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UGC नेट पेपर 1 के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनिम्स एंड इट्स एक्सपेंशन इज इनकरेक्टली मैच्ड? XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, www वर्ल्ड वाइड वेब, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SMS शॉर्ट मैसेज सॉफ्टवेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, SMS शॉर्ट मैसेज सॉफ्टवेयर। SMS इनकरेक्टली मैच्ड है क्योंकि SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। Which of the following types of sampling is likely to have least bias? Snowball sampling, simple random sampling, convenience sampling, purposive sampling। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नमूने में सबसे कम पूर्वाग्रह होने की संभावना है? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है और स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है। इसीलिए इनमें बाइसनेस की संभावना ज़्यादा रहती है और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है, इसीलिए इसमें बाइसनेस की संभावना सबसे कम होती है। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग मेथड या सैम्पलिंग टेक्निक्स 2 टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी और रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस मिलते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस नहीं मिलते। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, मल्टीस्टेज सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप हैं जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग में हमें लीस्ट बाइसनेस देखने को मिलती है और नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमें ज़्यादा बाइसनेस देखने को मिलती है। The National Education Policy 2020 recommended moving towards suburban universities, single discipline universities, multidisciplinary universities, specialized universities. Right answer is option 3, multidisciplinary universities. When a water body becomes extremely low in nutrient content, then it is called as dystrophic, oligotrophic, mesotrophic, eutrophic. Right answer is option second, oligotrophic. और जब हमारी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिक वाटर बॉडी। जब हमारी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की मात्रा मीडियम होती है तो उसको हम बोलते हैं मेसोट्रॉफिक वाटर बॉडी। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जब हमारी वाटर बॉडी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा इंक्रीज हो जाती है तो उससे एल्गी ब्लूम की ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारा वाटर पोल्यूट हो जाता है। यूट्रोफिकेशन के केस में जो DO होता है, जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है क्योंकि वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ग्रोथ इंक्रीज हो गई है, जिस वजह से जो हमारा DO है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। यूट्रोफिकेशन के केस में फूड, हैबिटेट और ऑक्सीजन का लॉस होता है। ओलिगोट्रोफिक वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है, वाटर क्लियर होता है और पोल्यूशन कम होता है। मेसोट्रोफिक वाटर बॉडी के केस में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो मीडियम होते हैं, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी मीडियम होती है और जो वाटर होता है वो मीडियम लेवल में पोल्यूट होता है। यूट्रोफिक वाटर बॉडी के केस में जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वाटर हाईली पोल्यूटेड होता है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और वाटर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होता है।
ओलिगोट्रॉफिक वाटर बॉडी के केस में डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और यूट्रॉफिक वाटर बॉडी के केस में डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यूट्रोफिकेशन 2 टाइप का होता है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन और कल्चरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल यूट्रोफिकेशन के केस में क्या होता है, जब हमारी वाटर बॉडी नेचुरली पॉल्यूट होती है, इसमें किसी तरह का ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता। नेचुरल यूट्रोफिकेशन में वाटर बॉडी को पॉल्यूट होने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कल्चरल यूट्रोफिकेशन में ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है। जब वाटर बॉडी ह्यूमन के इंटरेक्शन की वजह से पॉल्यूट होती है तो उसको हम बोलते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। कल्चरल यूट्रोफिकेशन में वाटर बॉडी को पॉल्यूट होने में डिकेड लग जाते हैं। कल्चरल यूट्रोफिकेशन में वाटर बॉडी कुछ डिकेड में ही पॉल्यूट हो जाती है। कल्चरल यूट्रोफिकेशन के कॉज है अर्बन रन ऑफ, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, फर्टिलाइजर, इरोजन, सीवेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द स्टेटमेंट सम वर्ड्स आर नॉट मैमल्स इज गिवन एज ट्रू, which of the following statements can be immediately inferred to be false? Some mammals are not birds, some words are mammal, no words are mammals, all words are mammals। ये क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का है। सबसे पहले हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ड्रॉ करेंगे। ए, ई, आई एंड ओ। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ई यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है और ओ पर्टिकुलर नेगेटिव होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सम वर्ड्स आर नॉट मैमल, सम वर्ड्स आर नॉट मैमल ओ को डिनोट कर रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सम वर्ड्स आर नॉट मैमल मतलब ओ स्टेटमेंट ट्रू दी है तो इमीडिएटली फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट होगी? ए और ओ प्रोपोजिशन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी और अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्वेश्चन में हमारे पास ओ स्टेटमेंट ट्रू दी है और हमसे पूछा है कि इमीडिएटली फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी। ए प्रोपोजिशन इमीडिएटली फॉल्स होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल वर्ड्स आर मैमल्स। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक ऐसा डायग्राम है जो 4 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और वो 4 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है ए, ई, आई, ओ। ए को हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ई को हम यूनिवर्सल नेगेटिव भी बोलते हैं। आई को हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं और ओ को हम पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। जो ऊपर वाले प्रीमाइसेस है जैसे ए और ई प्रीमाइसेस हैं उनको हम यूनिवर्सल प्रोपोजिशन बोलते हैं और जो नीचे वाले हैं आई और ओ है उनको हम पर्टिकुलर प्रीमाइस बोलते हैं। ए प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल है एवरी एस इज पी, या इसको हम ऑल एस इज पी से भी डिनोट कर सकते हैं। और ई का एग्जाम्पल है नो एस इज पी एंड आई का एग्जाम्पल है सम एस इज पी एंड ओ का एग्जाम्पल है सम एस इज नॉट पी। अब हम इनके रिलेशनशिप को देख लेते हैं कि कौन से प्रोपोजिशन में किस तरह का रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम बात करेंगे ए और ई प्रोपोजिशन की। ए और ई प्रोपोजिशन में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरीज। आई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरीज। ए और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी और आई और ई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज। ए और आई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब अल्टर्न्स और ई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब अल्टर्न्स। ए प्रीमाइस को यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ई प्रीमाइस को यूनिवर्सल नेगेटिव भी बोलते हैं। आई प्रीमाइस को पर्टिकुलर अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ओ प्रीमाइस को पर्टिकुलर नेगेटिव भी बोलते हैं। ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का डायग्राम है इसमें चारों प्रीमाइसेस के बीच में रिलेशनशिप को शो किया गया है।
सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और ई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ए और ई के बीच के रिलेशनशिप को हम कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट जैसे फॉर एग्जांपल ए एवरी एस इज पी अगर ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट जो ई प्रपोजिशन है नो एस इज पी वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स। अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होता है दोनों फॉल्स हो सकते हैं। बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। नेक्स्ट रिलेशनशिप हम देख लेते हैं आई और ओ के बीच में। आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप होता है। अगर एक फॉल्स है तो दूसरे को ट्रू होना पड़ेगा। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते बट बोथ कैन बी ट्रू, पर दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। कॉन्ट्ररी के केस में हमने क्या देखा था कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते पर फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन सब कॉन्ट्ररी के केस में क्या होता है कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। आई और ई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा और अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। दोनों एक साथ ना तो ट्रू हो सकते हैं और ना दोनों ही एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए और ओ के बीच में रिलेशनशिप। ए और ओ के बीच में भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। इसका भी यही मतलब है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा और अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। दोनों एक साथ ना तो ट्रू होंगे और ना ही दोनों एक साथ फॉल्स होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए और आई के बीच का रिलेशनशिप। ए और आई के बीच के रिलेशनशिप को सब अल्टर्न बोलते हैं। सब अल्टर्न के केस में क्या होता है कि ट्रूथ डाउनवर्ड, अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर ट्रू है, एवरी एस इज पी अगर ट्रू है तो सम एस इज पी भी ट्रू होगा और अगर सम एस इज पी फॉल्स है तो एवरी एस इज पी भी फॉल्स होगा क्योंकि फॉल्स अपवर्ड जाता है, फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है और ट्रूथ नीचे की तरफ आता है। अगर ऊपर वाला ट्रू होगा तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। अगर यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा और अगर पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई और ओ के बीच का रिलेशनशिप। ई और ओ के बीच के रिलेशनशिप को सब अल्टर्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर वाला ट्रू होगा नो एस इज पी, अगर ई प्रोपोजिशन ट्रू होगा तो ओ प्रोपोजिशन भी ट्रू होगा, ट्रूथ डाउनवर्ड की तरफ आएगा और फॉल्स अपवर्ड की तरफ जाएगा। अगर ओ स्टेटमेंट सम एस इज नॉट पी अगर फॉल्स होगा तो नो एस इज पी भी फॉल्स होगा। फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है और ट्रूथ नीचे की तरफ आता है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हमें 4 कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। द स्टूडेंट्स टी टेस्ट वुड बी यूजफुल फॉर comparing two groups to see whether their means differ, comparing multiple groups to see whether their means differ, testing the significance of correlation coefficient, testing the significance of regression coefficient. Right answer is option third, A, C and D. स्टूडेंट्स टी टेस्ट का यूज हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए करते हैं और टू ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। मल्टीपल ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनोवा टेस्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ब्रीडर रिएक्टर more fissile materials are produced than it consumed, less fissile materials are produced than it consumed, neutrons are slowed down by moderator, uranium-238 a fissile material is produced from plutonium-239 a fertile material. Right answer is option first. More fissile materials are produced than it consumed. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट्स इज नोन एज मॉडलिंग, पोर्टफोलियो, मास्टरी गोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, पोर्टफोलियो।
the National Education Policy 2020 aims to create fragmented universities, online universities, knowledge hubs, corporate clusters of education. Right answer is option 3, knowledge hubs. Question number 10. If you want to understand the theoretical reasons that led researchers to conduct a study that appeared as a research article in a journal, you would read which of the following sections of the research article? Discussion, abstract, introduction, results. Right answer is option 3, इंट्रोडक्शन। जब हमें किसी रिसर्च के थ्योरेटिकल रीजन को अंडरस्टैंड करना हो तो हमें उस रिसर्च आर्टिकल के इंट्रोडक्शन को रीड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इज द की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर बेस्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, डुअल कोर CPU बेस्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन 3, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, थर्ड जनरेशन में हम IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते थे, फोर्थ जनरेशन में हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करते थे, फिफ्थ जनरेशन में हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, थर्ड जनरेशन में हम IC का यूज करते थे और फोर्थ जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते थे और फिफ्थ जनरेशन में हम AI एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर सेट अप इन 1916? ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, B, C एंड E। SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटीज और BHU 1916 में इस्टेब्लिश हुई है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, B, C and E। In computer networking, an IP version 6 is dash times larger than an IP version 4 address 2, 4, 6, 8. Right answer is option second, 4. IP वर्जन 4 का एड्रेस साइज है 32 बिट नंबर और IP वर्जन 6 का एड्रेस साइज है 128 बिट नंबर। IP वर्जन 4 का एड्रेस फॉर्मेट है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। IP वर्जन 6 का एड्रेस फॉर्मेट है हेक्साडेसिमल नोटेशन। IP वर्जन 4 को 1981 में डेवलप किया गया है और IP वर्जन 6 को 1998 में डेवलप किया गया है। IP वर्जन 4 मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। IP वर्जन 6 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स? हिक्कीज बंगाल गजट, इंडिया गजट, संवाद कौमुदी, उदंत मर्तंद? राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, हिक्कीज बंगाल गजट। Which among the following fuels produces least amount of soot particles during combustion? Petrol, kerosene, diesel, CNG? Right answer is option 4, CNG. Which of the following is known as One Nation One Student ID card? आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपार कार्ड, वोटर्स ID कार्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन 3, अपार कार्ड। अपार ID वन नेशन वन स्टूडेंट ID है।
Which of the following criteria in research relates mainly to the issue of causality? Transferability, measurement validity, external validity, internal validity. Right answer is option 4, internal validity. रिसर्च में हम इंटरनल वैलिडिटी में कॉजेलिटी, कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं और एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम सैंपल को होल पॉपुलेशन में जनरलाइज करते हैं। Montreal Protocol is related to protection of biodiversity, glaciers, oceans, stratospheric ozone layer. Right answer is option 4, stratospheric ozone layer. Next question है, which of the following is used as a reference to measure the global warming potential of a greenhouse gas? Carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbon, hydrofluorocarbon. Right answer is option first, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ग्रीन हाउस गैस के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रिफरेंस गैस यूज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड लाइफ टाइम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 21 है, नाइट्रस ऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 310 है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 140 से लेकर 11,700 तक होता है। पर फ्लोरोकार्बन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 6,500 से लेकर 9,200 तक होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 23,900 तक होता है। सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता है। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता है और अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस that damage kidneys are called as hematotoxic, neurotoxic, cytotoxic, nephrotoxic. Right answer is option 4, nephrotoxic. जो सब्सटेंस किडनी को डैमेज करते हैं उनको हम नेफ्रोटॉक्सिक कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 is related to gender equality, climate action, affordable and clean energy, quality education. Right answer is option 3, affordable and clean energy. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हैं जिसको 2015 में अडॉप्ट किया गया था। गोल नंबर फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड गोल है जीरो हंगर, गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी, गोल नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल नंबर 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल नंबर 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल नंबर 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन, गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, गोल नंबर 16 है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, गोल नंबर 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी स्टडी ऑफ मैसेजेस एट द रिसीवर्स स्टेज is known as communicator analysis, message analysis, noise analysis,
audience analysis. Right answer is option 4, audience analysis. Next question है, project method of teaching was first propounded by Crow and Crow, John Dewey, Robert Miller, Robert Major. Right answer is option 2, John Dewey. Next question है, because of biochemical oxygen demand BOD, dissolved oxygen DO of a water body increases, decreases, remain unchanged, initially increases and then decreases. Right answer is option 2, decreases. जब वाटर बॉडी में BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर बॉडी में डिक्रीज हो जाती है। वाटर बॉडी में BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के इंक्रीज होने का मतलब है कि जो वाटर है वो हाईली पॉल्यूटेड है। इसका मतलब है जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है DO है वो डिक्रीज हो जाएगी। Question number 25. The Sanskrit Commission 1956 to 57 was headed by Sukumar Sen, UN Thevar, Suniti Kumar Chatterjee, B.T. Krishnamachari. Right answer is option 3, Suniti Kumar Chatterjee. Next question है, in the light of Nyaya syllogism, which of the following are correct? Sadhya is the major term, Linga is the minor term, Hetu is the middle term, Paksha is the minor term, Anuman is the inferential knowledge. Right answer is option 2, A, C, D and E. Next question है, in ancient India, Ujjain was famous for the study of anthropology, astronomy, archaeology, geology. Right answer is option 2, astronomy. प्राचीन भारत में उज्जैन एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज जनरली एसोसिएटेड विद इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, पॉजिटिविज्म, ऑब्जेक्टिविज्म. Right answer is option 1, inductive approach. Qualitative research inductive approach से associated है। Quantitative research जिसको हम हिंदी में मात्रात्मक शोध बोलते हैं, Qualitative research इसको हम हिंदी में गुणात्मक शोध बोलते हैं। Quantitative research नेचर में ऑब्जेक्टिव होती है और Qualitative research नेचर में सब्जेक्टिव होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इंडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च कंसाइज एंड नैरो होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉड होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च थ्योरी को टेस्ट करती है और क्वालिटेटिव रिसर्च थ्योरी को डिवेल्प करती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च मीनिंग, डिस्कवरी और कोरिलेशन की स्टडी करती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च नंबर एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक शोध, वर्ड्स एंड नैरेटिव की स्टडी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट वूम द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। रिसीवर, मीडिया, राइटर, एक्सपर्ट. किसके बिना कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो सकती? राइट आंसर इज ऑप्शन 1, रिसीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइंस? क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, केस स्टडी, comparative. Right answer is option 2, cross sectional and longitudinal research. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च 1 point in टाइम में होती है और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च सेवरल पॉइंट्स इन टाइम में होती है।
जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में की जाती है और जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में की जाती है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम डिफरेंट सैंपल की स्टडी करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम सेम सैंपल की स्टडी करते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंट सैंपल को स्टडी करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम सेम सैंपल को वो डिफरेंट टाइम में स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।